Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying General Science 9th class, and today we are going to start chapter 6. That is about environment and natural resources. In this chapter, we shall study what is environment. Environment, as we know, all things around us, it is our environment. Or all the things around any object is considered its environment. So we shall study our environment, and we shall also study different types of natural resources which are available to us, and how can we use them. Different things that we are to discuss in this chapter. There are Earth's atmosphere, its composition and layers, depletion of ozone layer, its effects on Earth, absorption and reflection of energy on Earth, greenhouse effect, then climatic changes due to human activities, and types of pollution and their impact on human life, use and conservation of minerals and fossil fuels, crafts of Pakistan, mechanized farming, modern trends in agriculture. After this, development of dairy and poultry farming, then wildlife, national parks and conservation of wildlife, and at the end we shall discuss effects of overpopulation on environment, poverty, and quality of life. Students, these are the things that we are to discuss in this chapter. Its first topic is about Earth's atmosphere. Earth's atmosphere. What is that atmosphere? It's stated here, atmosphere is an envelope of gases that covers the earth from all sides. कहा कि एटमॉस्फेयर जो है ये गैसेस का एनवेलप है जो कि अर्थ को हर तरफ से कवर करता है। मीन कि हमारी जमीन के चारों तरफ से गैसेस का जो एनवेलप है, गिलाफ सा है, कवर है, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। Its thickness is about 200 किलोमीटर। इसकी थिकनेस आपको बताएगी तकरीबन 200 किलोमीटर। All around, the air we breathe in is a part of the atmosphere। कि जो हवा हम सांस के जरिए अपने जिस्म में ले जाते हैं, जो हवा हम सांस में इस्तेमाल करते हैं, यू कैन से जिस हवा से हम सांस लेते हैं, ये हवा इसी एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। फोटोसिंथेसिस एंड बर्निंग बताया कि दे आल्सो ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, और बर्निंग का प्रोसेस जो आग जलाने का प्रोसेस है, बताया कि हवा की प्रेजेंस में ही ये पॉसिबल है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद है। बर्निंग के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, ऑक्सीजन भी हवा में मौजूद है। एटमॉस्फेयर बताया कि मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। ये इंपॉर्टेंस बताएगी एटमॉस्फेयर की कि एटमॉस्फेयर जो है ये जमीन का टेम्परेचर, अर्थ से टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखती है, और सूरज से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनसे बचाती है। ये एटमॉस्फेयर का जो है वो फायदा बताया गया। अब आपको कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो बताया जा रही है। नेक्स्ट रहेगा, एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। ये दो मेजर गैसेस हैं जो हवा में मौजूद हैं। 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। रिमेनिंग 1% बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर्स एंड ट्रेस गैसेस। ट्रेस गैसेस कहते हैं कि बहुत थोड़ी मिकदार में पाए जाने वाली गैसेस हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, हीलियम एंड ओजोन एक्स्ट्रा। ये गैसेस ऐसी हैं जो हवा में बहुत थोड़ी मिकदार में मौजूद हैं। नेक्स्ट बताया कि अवर अर्थ इज द ओनली प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम where free state oxygen and water vapors are present. ऑक्सीजन
जो कि रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्री स्टेट में यानी आज़ाद हालत में, इंडिपेंडेंट स्टेट में हवा में मौजूद है, ज़मीन के ऊपर ही। इसके अलावा देखें ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर भी मौजूद है, अदर कंपाउंड्स में भी मौजूद है, लेकिन फ्री स्टेट में, जिस स्टेट में सांस लेने के लिए ज़रूरी है, तो ये ज़मीन के ऊपर ही मौजूद है। सिर्फ और अर्थ जो है सोलर सिस्टम का ये एक वाहिद प्लैनेट है जिसके ऊपर फ्री स्टेट में ऑक्सीजन मौजूद है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन। जितने भी जानदार हैं वो ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं। हाल तो बताया कि प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज ओनली 0.04%। बहुत यानी थोड़ी मिकदार में है, बहुत थोड़ी मिकदार में है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन बताया कि बहुत कम है, दैट इज 0.04%। लेकिन बताया कि ये गैस जो है इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, कि जमीन पर पाई जाने वाली जो लाइफ मीन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये देखिए। नेक्स्ट आपको बताया गया कि प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान खुराक तैयार करने के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करते हैं। अब ये खुराक जो पौधे तैयार करते हैं ये पौधों के भी काम आती है, और पौधों के साथ साथ जानवर जो हैं वो भी इन्हीं पौधों को खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो पैदा होने वाली खुराक है वो जानवरों के भी काम आ रही है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस क्लियर हो जाती है कि इसी कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, खुराक तैयार हुई जो पौधों के भी काम आई और जानवरों के भी काम आई। Means के all living things they have used this food that was manufactured during photosynthesis, and it was carbon dioxide due to which it was possible. कार्बन डाइऑक्साइड बताया कि it also helps in maintaining the earth's temperature। जमीन का टेम्परेचर जो है इसको बरकरार रखने में भी कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है। अब जमीन का टेम्परेचर बरकरार रखने में क्या रोल है इसका, कैसे रोल है? कार्बन डाइऑक्साइड याद रखें इट इज कंसिडर्ड ग्रीन हाउस गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है। लेटर ऑन आई शैल डिस्कस दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज दिस, एज इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, और टेम्परेचर अर्थ एटमॉस्फेयर का इंक्रीज होता है। यहाँ पे जो बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, तो याद रखें ये हीट को ऑब्जॉर्ब करती है, ये गैस हीट को ऑब्जॉर्ब करती है। जो सोलर रेडिएशंस हैं जब इसमें ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अर्थ एटमॉस्फेयर का। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। ये दो सोर्सेज बताए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। रेस्पिरेशन के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और बर्निंग के दौरान ये जो जलने का प्रोसेस है इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। बताया कि प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग इन द एयर एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। इंसान की अपनी एक्टिविटीज ऐसी हैं, मसलन इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह, ट्रैफिक हो गई, बर्निंग के प्रोसेसेस हो गए, ये बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट वगैरह। तो ऐसी एक्टिविटीज जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, इवन डिफॉरेस्टेशन जो है, ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बढ़ रही है। बताया कि दिस में रेज अर्थ टेम्परेचर एंड लीड टू क्लाइमेटिक चेंज। ऐसी एक्टिविटीज से क्या होगा जिनसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या हो सकता है, जमीन का टेम्परेचर बढ़ सकता है और क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। नेक्स्ट आपको डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो बताई जा रही हैं। बताया कि एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। एटमॉस्फेयर जो है इसके 4 हिस्से हैं, और 4 लेयर्स यू कैन कंसीडर देम लेयर्स। 4 तहें जो हैं आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। बताया कि ईच लेयर
जो है इट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंट फीचर्स, 4 लेयर्स एंड देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये डिस्कस की गई हैं। आप राइट साइड पे डायग्राम में देखें, जो बॉटम मोस्ट लेयर है सी लेवल पे जो कि स्टार्ट होती है वो ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, तीसरी लेयर ऊपर मीजोस्फियर है, मीजोस्फियर के ऊपर जो चौथी लेयर है वो है थर्मोस्फियर। अब फर्स्ट लेयर देखें, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर बताया कि एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ अबाउट 18 किलोमीटर अबव द सरफेस। जमीन की सरफेस से तकरीबन 18 किलोमीटर की हाइट तक जाती है ट्रोपोस्फियर। मोस्ट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स एंड वाटर वेपर्स आर इन द ट्रोपोस्फियर। कि हवा के अंदर मौजूद जो गैसेस हैं या वाटर वेपर्स वो ज्यादा से ज्यादा इस ट्रोपोस्फियर के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो सारी जो गैसेस हैं वो अट्रैक्शन जो एक्सपीरियंस करती हैं और उस अट्रैक्शन की वजह से जमीन के करीब पाई जाती हैं। इवन के जो याद रखें, जो एटमॉस्फेयर की जो स्फेरिकल शेप है ये भी ग्रेविटी की वजह से है। मतलब कि दिस इज द लेयर वेयर मोस्ट ऑफ द वेदर अकर्स। मौसम जो है, जो डिफरेंट टाइप्स के जो वेदर होते हैं, मौसम जो है वो इसी लेयर के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। सेकंड लेयर बताया स्ट्रेटोस्फियर, दिस लेयर इज अबव द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्टार्ट होती है। इट रीचेस द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से तकरीबन 50 किलोमीटर की हाइट तक जाती है। टोटल हाइट ही आपको बताएगी 50 किलोमीटर। यहाँ देखें, ये इसकी टोटल हाइट है 50 किलोमीटर। जैसा आपको बताया गया था कि 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है। देखिए यहाँ तक ये 18 किलोमीटर है ट्रोपोस्फियर। अब 18 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक, तो ये जो थिकनेस बनती है, ये जो बैंड बनता है दरमियान में 18 से ऊपर और 50 से नीचे, ये स्ट्रेटोस्फियर है। मोस्ट ऑफ द जेट एयरप्लेन्स ट्रेवल इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर। हवाई जहाज जो हैं वो इस स्ट्रेटोस्फियर का जो नीचे वाला हिस्सा है, जैसे यहाँ पे आपको देखो जेट एयरप्लेन शो किया गया, तो यहाँ पे जो है वो ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट बताया कि द अपर स्ट्रेटोस्फियर कंटेन्स अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड ओजोन। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर वाली जो लेयर है इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट to living things because it filters out most of the ultraviolet radiations given off by the sun. सूरज से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो ओजोन लेयर के अंदर फिल्टर हो जाती हैं। सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये इस ओजोन लेयर्स के जरिए फिल्टर हो जाती हैं, यानी अब्जॉर्ब हो जाती हैं और वो नीचे जमीन तक नहीं पहुंच सकती। तो living organisms which are found on the surface of earth, they are saved in this way from the harmful radiations of sun, which are ultraviolet radiations. Third layer, mesosphere. पता है कि beyond the stratosphere is the mesosphere, which extends about 85 kilometers above the earth's surface. आपको लोकेशन में बता दूं, ये देखें 50 किलोमीटर से स्टार्ट हो रही है और तकरीबन 85 किलोमीटर तक जो है बताया कि ये mesosphere है। दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सर तरीन लेयर है कि यहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है। द टेम्परेचर इन द मेसोस्फीयर कैन बी एज लो एज -100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस जगह का टेम्परेचर मेसोस्फीयर का -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ लेयर जो है वो है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे ऊपर वाली लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर, एंड इट इज द हॉटेस्ट लेयर, गर्म तरीन लेयर है। इसका टेम्परेचर देखें, इट मे बी एज हाई एज 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। इस लेयर का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। ये आपको 4 जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनका बताया गया है। नेक्स्ट बताया डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन जो है, जैसा आपको बताया कि इट्स अ गैस प्रेजेंट इन द अपर स्ट्रेटोस्फीयर। ये देखें, ये ब्लू शेड में ओजोन लेयर को शो किया गया है। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द अर्थ। जमीन के आसपास ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है विच प्रिवेंट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जमीन पर पहुंचने से बचाती, यानी नहीं पहुंचने देती। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ये जमीन तक नहीं पहुंचने देती।
अब यहाँ पे आपको इसकी थिकनेस अगर आप देखें तो कम शो की गई है एक जगह पे, इसको ओजोन होल कहा गया है। अब ये ओजोन होल किस वजह से है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। अब ये डिस्कस होगा। तो बताया कि ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ओजोन फिल्टर करती है, जमीन तक नहीं पहुंचने देती। सर्टेन केमिकल्स which are released from refrigerator, air conditioners, spray cans and factories manufacturing packing foams, वो फैक्ट्री जो पैकिंग फोम्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, ये केमिकल्स जो हैं क्या कहलाते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। Chlorofluorocarbons react with ozone, causing its depletion and thinning of ozone layer. ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन करते हैं और उसको डिकम्पोज कर देते हैं। ओजोन लेयर जो है O3 जिसका फार्मूला है, इसको ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर का खत्म होना या कम होना, ये कहलाता है ओजोन डिप्लीशन। Consequently, अब इसका रिजल्ट क्या होता है? ग्रेटर नंबर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रीच द अर्थ। ज्यादा से ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जमीन तक पहुंचती हैं एंड दीज रेडिएशंस मे कॉज कैंसर एंड आई डिजीजेस। कैंसर और आंखों की जो है वो बीमारियां जो हैं वो ऐसे हो सकती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। एनर्जी रेडिएशंस एंड देयर अब्जॉर्प्शन इन द एटमॉस्फेयर। इस हवाले से आपको बताया गया कि सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी हो या हीट एनर्जी हो, and radiations from the sun in the form of light come uninterrupted to the earth. सूरज से ये रेडिएशन जो है बगैर किसी इंटरप्शन के, बगैर किसी मुदाखलत के जमीन तक पहुंच जाती हैं। उसकी वजह क्या होती है? These radiations have short wavelength, इनकी वेवलेंथ कम होती है। On striking the earth, they are absorbed and raise its temperature. जब वो जमीन को स्ट्राइक करती हैं तो जमीन के ऊपर मौजूद डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इवन की अर्थ इटसेल्फ इन रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व कर लेती है। और जब रेडिएशंस ऑब्जॉर्व हो जाती हैं तो ऑब्जॉर्व होने के बाद ये री रेडिएट होती हैं। यानी जमीन पर मौजूद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और जमीन जो है वो रेडिएट करती है रेडिएशंस को जो ऑब्जॉर्व होती हैं। लेकिन जो ये हॉट ऑब्जेक्ट से पैदा होने वाली जो रेडिएशंस हैं, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं और इनकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग होती है। जैसे देखिए नेक्स्ट आपको बताया गया, हॉट अर्थ रिफ्लेक्ट्स द ऑब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, लॉन्ग वेवलेंथ की हीट रेडिएशंस हैं। और जो शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं वो तो इजीली पास हो गई थी इन गैसेस की लेयर्स में से, लेकिन जो लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं ये एस्केप नहीं कर सकेंगी बाहर ऊपर को। स्पेशली याद रखें कि ओजोन लेयर के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक थिक लेयर बना चुकी है और ये थिकनेस इसकी बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर ग्रीन हाउस का काम करती है और रेडिएशंस को बाहर स्कैप नहीं होने देती। तो फिर ये रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में रहती हैं, अब्जॉर्ब होती हैं और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स अलाउ रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन टू पास थ्रू। के रेडिएशंस नीचे तो गुजर कर आ गई थी, जमीन तक पहुंच गई थी। However, they prevent the reflected heat radiations from going back into the space. जो रिफ्लेक्ट होकर जाने वाली रेडिएशंस हैं, जो कि मैंने बताया कि इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, उनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है, ज्यादा होती है, तो वो एस्केप नहीं कर सकती, स्पेस में नहीं जा सकती। Thus the atmosphere temperature is maintained. इस तरह जमीन का जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो बरकरार रहता है। नेक्स्ट आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया। ग्रीन हाउस बताया कि इट्स अ रूम मेड अप ऑफ ग्लास। कैबिन सा होता है, रूम सा होता है जो ग्लास का बना होता है, ग्लास की शीट्स होती हैं इसके अराउंड। इट इज यूज्ड टू ग्रो प्लांट्स। ये उन पौधों को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि मैदानी इलाकों में ग्रो किए जाते हैं। उनको ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है। जब उनको हम पहाड़ी इलाकों में, सर्द इलाकों में काश करते हैं तो वो ग्रो नहीं कर सकते। तो लेकिन ये जब हम ऐसे ग्रीन हाउसेस बना देते हैं तो इनमें ग्रो किए जा सकते हैं। सोलर रेडिएशन जो शॉर्ट वेवलेंथ की हैं, दे कैन एंटर थ्रू द ग्लास इनटू द ग्रीन हाउस, बट हीट वेव जो लॉन्ग वेवलेंथ की हैं, जो मैंने बताया इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं,
they cannot go out of the greenhouse. तो रिजल्ट क्या होगा, ये रेडिएशंस, हीट रेडिएशंस इन ग्लास रूम्स या केसेस के या कैबिन्स के अंदर ही रहती हैं और अंदर के जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बरकरार रहता है. पता है कि this results in higher temperature inside the greenhouse and this phenomena is called greenhouse effect. असल में ग्रीन हाउस इफेक्ट याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो थिक लेयर है ओजोन के नीचे, जिससे मैंने पहले पिछले टॉपिक में बताया कि वो यही काम करती है जो ये ग्रीन हाउस की शीट्स करती हैं, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है. ठीक है, इसको भी उन्होंने ग्रीन हाउस इफेक्ट ही कंसिडर किया कि ग्रीन हाउस का इफेक्ट है क्या, कि शॉर्ट वेव लेंथ की रेडिएशंस को अंदर आने देना और लॉन्ग वेव लेंथ की रेडिएशंस को एस्केप ना होने देना, जैसे कि टेम्परेचर बरकरार रहता है. अब ये देखें ग्रीन हाउस गैसेस का बताया यहाँ मौजूद हैं, ये थिकनेस बताया ग्रीन हाउस गैसेस की. ऊपर से ये सोलर रेडिएशंस हैं जो येलो कलर में शो की, वो अंदर आ रही हैं, लेकिन ये पिंक कलर में शो की जो ऊपर जाना चाहती थी वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं, यानी इधर ही एटमॉस्फेयर के अंदर जो है दे आर रिटेन्ड. नेक्स्ट बताया गया कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन in modern times has increased the proportion of carbon dioxide, chlorofluorocarbons and methane in air. अब ये गैसेस जो ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं. इंडस्ट्रीज के ज्यादा होने की वजह से ये गैसेस ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, हवा में इनका प्रोपोर्शन बढ़ रहा है. एंड दीज गैसेस प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं. ये ग्रीन हाउस इफेक्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ. बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, यानी जमीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिसको कि हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्लोबल वार्मिंग है मेनी अनडिजायरेबल इफेक्ट्स. अनडिजायरेबल इफेक्ट्स क्या हैं इसके? नंबर 1, अर्थ क्लाइमेट एंड वेदर में क्लाइमेट और वेदर में चेंजेस आ सकती हैं. वेदर क्या होता है? जो शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको हम कहते हैं वेदर. शॉर्ट टर्म चेंजेस ऑफ एटमॉस्फेयर, शॉर्ट टर्म चेंजेस ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको हम वेदर कहेंगे. और किसी भी जगह का जो वेदर है, लॉन्ग टर्म कंडीशन ऑफ वेदर किसी भी एरिया का जो है वो उस एरिया की क्लाइमेट कहलाती है. मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स ऑन पोल्स एंड माउंटेन्स एंड एक्सेसिव रेन्स मे रेज द सी लेवल. बताया कि जब आइस कैप्स की मेल्टिंग होगी पोल्स पे, या जो ग्लेशियर्स हैं पहाड़ हैं बर्फ के, वो मेल्ट होंगे, एक्सेसिव रेन्स होंगी, बारिशें ज्यादा से ज्यादा होंगी, सी लेवल बढ़ेगा, तो ये असरात हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट से प्रोड्यूस होते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग से जो प्रोड्यूस होते हैं. बताया कि मैनी कोस्टल एरियाज मे गो अंडर सी, कई साहिली इलाके जेर आब आ जाएंगे. साहिली कोस्टल एरियाज के हैं, समंदर के करीब वाले इलाके. तो कहा कि जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो वो जेर आब आ जाएंगे, उन इलाकों पे पानी आ जाएगा. ये टॉपिक्स हमने जो है आज डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, लेकिन ये एक टॉपिक जो इससे रिलेटेड है इसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं. इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, क्लाइमेट, विंड्स एंड वेदर. इसमें जस्ट सिंपल सी बातें उन्होंने दी हुई है कि आर वी ह्यूमंस रियली ब्रिंगिंग सच चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर दैट मे चेंज ग्लोबल क्लाइमेट, कि ग्लोबल क्लाइमेट को चेंज कर सकती हैं हमारी एक्टिविटीज. शेल इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, कि हमारी एक्टिविटीज से जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं तो कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है. शेल दी चेंजेस लीड टू अल्टरेशन इन एयर सर्कुलेशन पैटर्न्स, इंटेंसिटी ऑफ रेन्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, कि क्या हवा की सर्कुलेशन जो है, बारिशों की इंटेंसिटी है, क्लाइमेटिक चेंजिंग कंडीशंस हैं, क्या ऐसी चेंजेस पैदा हो सकती हैं. एंड स्टिल दीस चेंजेस बिकम इनटॉलरेबल फॉर ह्यूमंस एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या ऐसी जो तब्दीलियां आएंगी तो इंसानों के लिए या बाकी जानदारों के लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती हैं. ये कुछ क्वेश्चन टाइप कुछ बातें बताई. आगे बताया कि क्लोज रिलेशनशिप हैज बीन ऑब्जर्व्ड between the increasing global temperature and increasing levels of greenhouse gases during the second half of the 20th century. कि 20वीं सदी का जो सेकंड हाफ है उसमें ग्रीन हाउस गैसेस की जो बढ़ती हुई मिकदारें हैं इनमें और ऐसी चेंजेस में बड़ा रिलेशनशिप देखा गया है. एंड सम एक्सपर्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट से दैट इन फ्यूचर हीट विल बिकम अनबियरेबल, कि हीट जो बढ़ती जा रही है, बढ़ती हुई हीट ये नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी.
डेजर्ट्स विल एक्सपेंड, डेजर्ट्स ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे, एंड सम एरियाज विल हैव मोर रेन्स एंड फ्लड्स, कुछ जगह जो है वहां पे बारिशें ज्यादा होंगी, सैलाब ज्यादा आएंगे। सी लेवल विल राइज ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ के मेल्ट होने की वजह से सी लेवल बढ़ेगा। आल्सो क्लाइमेटिक चेंजेस विल लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी प्रेजेंट डे स्पीशीज। एक्सटिंक्शन कहते हैं नायाब होना, नापीद हो जाना, खत्म हो जाना। कुछ ऐसी स्पीशीज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अब मौजूद हैं, तो एटमॉस्फेरिक या क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से वो खत्म हो जाएंगे। दे विल नो लॉन्गर बी प्रेजेंट हेयर ऑन अर्थ। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो फर्दर इस लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस की। नेक्स्ट इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में जो है अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।